औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस सेशन में एक केस लाहौर हाई कोर्ट का है जिसका टाइटल है सैयद अहमद वर्सेस सैयद मुजफ्फर हुसैन 2008 सिविल लॉ केसेस 175। इसको डिस्कस किया जाएगा, जो कि जस्टिस मोहम्मद जहांगीर अरशद साहब के सामने प्लीड किया गया और उन्होंने इसका फैसला सुनाया। बेटा ये रेगुलर सेकंड अपील थी। 57 नंबर था इसका 2002, जिसका फैसला 26 अक्टूबर 2007 को किया गया। एपिलांट सैयद अहमद की तरफ से वकील राना मोहम्मद सरवर साहब पेश हुए, जबकि रिस्पोंडेंट की तरफ से चौधरी जवेद रसूल एंड मियां मोहम्मद अतहर बतौर वकील पेश हुए। डेट ऑफ हेयरिंग थी इसकी 19 और 24 सितंबर और 1 और 2 अक्टूबर ऑफ 2007। तो जज जहांगीर अरशद साहब ने जो फैसला लिखा है, तो इसमें हमें बताते हैं कि ये जो 27 जून 2002 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर ने अपील, जो कि सिविल कोर्ट, जो कि ट्रायल कोर्ट थी, इसमें उसका फैसला 1/10/2001 को डिसमिस किया था। तो इस अपील ने उस फैसले को भी, जो कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था, उस अपील को भी डिसमिस कर दिया गया। फैक्ट्स जो अदालत हमें बताती है कि सैयद मुजफ्फर हुसैन, जो कि डिसीज्ड हैं और रिस्पोंडेंट है इस अपील में नंबर 1, और उनकी बीवी मुसम्मा रत्ती मुजफ्फर, वो एक प्रॉपर्टी के मालिक है जिसका रकबा 9 कनाल 16 मरले और 186 स्क्वायर फीट था, जो कि गुलबर्ग 3 लाहौर में मौजूद थी। एपिलांट, जो कि ओरिजिनली प्लेंटिफ थे इस केस में, सैयद अहमद, उन्होंने मुकदमा फाइल किया था एक एग्रीमेंट टू सेल की बुनियाद के ऊपर, जिसकी तारीख 28 अक्टूबर 1974, जिसे एग्जिबिट P1 आगे से पुकारा जाएगा इस एग्रीमेंट के हवाले से, कि उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा, जो कि एक प्लॉट था 1 कनाल 5 मरले का, जिसका रेट 48,000 पर कनाल डिस्क्राइब किया गया था, उस वाले से सैयद अहमद ने सूट फाइल किया था 5 फरवरी 1975 को। इस प्लेंट में सैयद अहमद ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मुजफ्फर हुसैन और उसकी बीवी रती मुजफ्फर ने इस एग्रीमेंट के ज़रिए से उनके साथ तय पा किया था कि 1 कनाल 5 मरले का पोर्शन वो उन्हें बिल अवज़ 60,000 रुपये फ़रोख्त कर देंगे। सूट जो फाइल हुआ, तो उसके जवाब में रिटन स्टेटमेंट में, जो कि दोनों मुजफ्फर हुसैन और उनकी बीवी की तरफ से इकट्ठे तौर पर पेश की गई, उन्होंने किसी भी ऐसे मुआहदे से इनकार कर लिया और साथ ही कुछ और भी ऑब्जेक्शन रेज किए। आल्दो इसमें डिफेंडेंट नंबर 3 और डिफेंडेंट नंबर 4 के तौर पर अजहर अली और उनकी बेटी शहला महियुद्दीन को भी इम्प्लीट किया गया था, क्योंकि बाद में 4 अप्रैल 1977 को रजिस्टर्ड एक डीड के जरिए से 1 कनाल 19 मरले और 38 स्क्वायर फीट के जो प्रॉपर्टी थी, वो उस ऊपर जो स्टेटेड है टोटल 9 कनाल, उसमें से उनको फरोख्त कर दी गई थी। लेकिन बाद में बहरहाल हाई कोर्ट में जब मामला गया था अर्लियर, इस केस से पहले जिसका आगे जिक्र आएगा, तो उसके ऑर्डर्स के तहत ही जो फिर लंदन ट्रायल कोर्ट में दोबारा रिमांड हुआ था केस, तो उन्होंने 25 दिसंबर 2001 के फैसले से उन दोनों को निकाल दिया था बतौर डिफेंडेंट। और ये क्योंकि तय किया था हाई कोर्ट ने कि अगर रिमांड में जब दोबारा अदालत ने पीछे भेजा है केस को, तो अगर किसी सूरत में प्लेंटिफ जो ओरिजिनल थे उनके हक में फैसला हो जाए, तो वो इनकी प्रॉपर्टी से नहीं बल्कि दूसरी जो बकाया प्रॉपर्टी है, जो मुजफ्फर हुसैन है और उसकी बीवी रति के नाम पर है, उसमें से जो बकाया प्रॉपर्टी है, उसमें से उसकी फिर एग्जीक्यूशन कराई जाए। बहरहाल ओरिजिनली जो 1975 को अदालत ने में सूट फाइल हुआ था और उसमें जॉइंट रिटन स्टेटमेंट आई थी डिफेंडेंट्स की तरफ से, उसमें फिर अदालत ने जो इश्यूज फ्रेम किए थे सिविल कोर्ट ने, वो 6 इश्यूज थे, सातवां उसमें रिलीफ था। तो पहला बेटा इशू ये था कि सूट मेंटेनेबल है या नहीं। तो इस सिलसिले में अदालत ने जो ओनर्स ऑफ प्रूफ था वो डिफेंडेंट साइड पे मुजफ्फर हुसैन की तरफ रखा था। दूसरी तरफ था कि सूट टाइम बार्ड तो नहीं है, ये भी ओनर्स ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे था, क्योंकि जॉइंट रिटन स्टेटमेंट में उन्होंने ये बात को रेस किया था।
फिर तीसरे नंबर पे ये इशू रखा गया था कि ऑर्डर टू, रूल टू है सीपीसी का, उसके तहत क्या ये बार्ड है सूट, इसको फाइल नहीं किया जा सकता, इस पे पाबंदी है कोई? ये भी ऑनर्स ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे था। फोर्थ जो इशू अदालत ने रेज किया कि प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन जो रिटन स्टेटमेंट में मौजूद था नंबर 5, उसकी बुनियाद के ऊपर आया प्लेंटिफ का कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन से ये मुराद है कि ऐसे फैक्ट्स मौजूद है जिसकी बिना के ऊपर प्लेंटिफ का कोई राइट अराइज होता है और जिसकी इन्फ्रिंजमेंट की गई है और उसी बुनियाद के ऊपर वो केस अदालत में लाया है। तो क्या ऐसे फैक्ट्स मौजूद ही नहीं थे जो ऐसे कॉज ऑफ एक्शन को अराइज करते हो? तो पहले चार इश्यूज तो डिफेंडेंट पे ओनस रख दिया गया सिविल कोर्ट की तरफ से, जबकि दूसरे जो नेक्स्ट है उनको ओनस प्लेंटी पे रखा गया, जिसमें से पहला क्या ये था कि जो एलिजेड एग्रीमेंट है जिसको बयान किया गया है 28 जून 1974 का प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 के दरमियान में आया, वो एग्रीमेंट टू सेल है इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के मतलब ही। छठे नंबर पे अदालत ने इशू रखा कि अगर पांचवा इशू प्रूफ हो जाए अफर्मेटिव में कि हाँ जनाब वो एग्रीमेंट टू सेल है, तो क्या फिर जो प्लेंटिफ है उसको हक है कि उसके हक में एक डिक्री जारी कर दी जाए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, और अगर जारी की जाए तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी? लेकिन अगर ऑब्वियसली जब इशू नंबर 5 है वो नेगेटिव में आएगा, तो फिर कोई ऐसे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जिक्र ही नहीं होगा और अल्टीमेटली अदालत क्या रिलीफ देगी? तो बेटा पहले भी कई बार जिक्र हो चुका है, तो अदालत ने ज़बानी शहादत, टेस्टिमनी रिकॉर्ड की और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों पार्टीज की तरफ से ली, और जो ट्रायल या सिविल कोर्ट थी उसने इशू नंबर 5 को प्लेंटिफ जो कि एपेलेंट अब इस जो हाई कोर्ट के सामने अपील है उसमें एपेलेंट के तौर पे सामने है अदालत के, तो फर्स्ट टाइम में सिविल कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया कि जनाब ये एग्रीमेंट तो है, लेकिन जो छठा था इशू उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो प्लेंटिफ है वो किसी भी तरह इंटाइटल नहीं है डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो एग्रीमेंट था कि 60,000 के बदले में उनको 1 कनाल 5 मरले ज़मीन मिले, उस पर स्पेसिफिकली उस पर परफॉर्मेंस के लिए डिफेंडेंट को नहीं कहा जा सकता। तो इस बुनियाद के ऊपर जो सूट था प्लेंट थी 1975 की, वो 7 मार्च 1988 को डिसमिस कर दी गई। इसी फैसले के ऊपर फिर जो एपिलाट है अब जो, और जो उसमें तो ओरिजिनल प्लेंटिफ थे, उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील फाइल की, और डिफेंडेंट या रिस्पोंडर जो थे उन्होंने भी क्रॉस ऑब्जेक्शन रेज किए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, जिसको तो क्रॉस ऑब्जेक्शन को लंदन डिस्ट्रिक्ट जज ने अलाउ नहीं किया, और जो अपील थी प्लेंटिफ की या एपिलेंट की उसको 14 मई 1990 के ऑर्डर के ज़रिए से अलाउ कर दिया, और कहा कि जो डिफेंडेंट्स नंबर 3 और 4 का को जो प्लॉट मिला है 1 कनाल 19 9 मरले का, उसके अलावा जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है उसमें से इनको 1 कनाल 5 मरले दिए जाएं। इसी बुनियाद के ऊपर फिर अभी जो रिस्पोंडेंट हैं इस ओरिजिनल केस में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं 2008 के, तो उस वक़्त ये फिर अपील में चले गए थे, क्योंकि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने वो तो प्लेंटिफ के हक में फैसला कर दिया और ये डिफेंडेंट के खिलाफ फैसला हुआ ओरिजिनली। तो सेकंड रेगुलर सेकंड अपील्स 97 और 98 को हाई कोर्ट में जब सुना गया, तो फिर मौलवी अनवारुल हक जस्टिस थे, उन्होंने 13 नवंबर 2002 के फैसले के ज़रिए से उनको जो ऑर्डर किया, अब वो अदालत बयान कर रही है। अब जो जस्टिस थे मौलवी इनवारुल हक, उनकी राय में कि जो अबव डिस्कशन हुई है जो उस केस में उन्होंने लिखा था, तो उन्होंने जो रिवाइज सेकंड अपील को अलाउ कर दिया था। जो जजमेंट और डिक्री जो नीचे लोअर बिलो कोर्ट्स थी सिविल कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, उनको उन्होंने सेट असाइड कर दिया और दोबारा केस भेज दिया ट्रायल कोर्ट को, रिमांड कर दिया ना, वापस भेज दिया पॉइंट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर कि इन्हें चाहिए लंदन सिविल जज के पास अब ये पार्टीज 20 दिसंबर 2000 को पेश हों, और लंदन सिविल जज खुद सुने इस केस को या किसी और सिविल जज को कंपिटेंट जो हो उनको इसको इंटरेस्टमेंट दे दी जाए, और वो फिर रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, उसने जो विटनेसेस का जिक्र किया है तो उनका वो सारी गवाहियों को रिकॉर्ड करे जो कि ओरिजिनल प्लेंटिफ थे।
और एपिलांट्स तो थे, उनको भी फिर मौका दिया जाए कि जब ये एविडेंस रिकॉर्ड हो जाए तो वो रिबटल कर सके उसके ऊपर, और कोई भी अगर बात बयान कर सके। इशू नंबर 5 और 6 जो है कि एग्रीमेंट मौजूद है या नहीं, और एग्रीमेंट मौजूद है तो क्या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ज़रिए से इन्फोर्सेबल है या नहीं, उस सिलसिले में वो अगर कोई बात बयान कर सके। लेकिन साथ ही साथ जो ओरिजिनल पहले नंबर पे हाई कोर्ट में जज साहब थे मौलवी अनवारुल हक, उन्होंने फैसला दिया कि जब मैं अपनी जजमेंट से गुजरने से पहले इस बात को बयान कर दूं कि मियां निसार है और आल्सो राना सरवर है जो कि वकील पेश हुए थे, उन्होंने जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की थी कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 उनका जो हक में जो बात है, उस जो 1 कनाल 9 मरले का प्लॉट की जो सेल डीड है वो इंटैक्ट रहेगी। और अगर जो प्लेंटिफ है जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 थे, जो मौलवी इनवारुल हक के सामने केस प्रेजेंट हुआ था, उनके हक में अगर डिक्री हो जाए तो रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 के जो प्लॉट है उसको एक्सक्लूड करके किया जाए और पार्टीज अपने कॉस्ट करेंगे। तो बेटा अब हम देखते हैं कि सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और उसके बाद हाई कोर्ट से केस दोबारा से आपका ट्रायल लेवल पर सिविल कोर्ट में दोबारा चला गया। फिर वहाँ पे दोबारा एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड की गई जो कि पार्टीज देना चाहते थे, और तमाम इश्यूज का फैसला करते हुए फिर अदालत ने जो सूट था ओरिजिनली उसको डिसमिस कर दिया अपने ऑर्डर जजमेंट डेटेड 1 अक्टूबर 2001 को। फिर अपील फाइल की गई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर की अदालत में, जिन्होंने उसको अपील को भी डिसमिस कर दिया। अब जो 1/10/2001 को सिविल कोर्ट का फैसला और 27 जून 2002 का जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने अपील का फैसला दिया था, उन दोनों को फिर रेगुलर सेकंड अपील के जरिए से दोबारा हाई कोर्ट में लाया गया। अब अदालत बयान कर रही है पिछली कार्रवाई के जो एविडेंस उसके सामने या गवाहों की जो चीज़ें मौजूद है, और ऑब्वियसली साथ साथ अदालत जिक्र करेगी जो वकला ने दलाइल दिए पॉइंट्स के ऊपर। तो अदालत पैरा नंबर 4 से बात करी है कि प्लेंट में एपिलांट ने जो कि प्लेंटिव थे, उन्होंने बार बार जिक्र किया है एक ऐसे एग्रीमेंट टू सेल का जिसकी डेट थी 28 अक्टूबर 1974, जो कि सैयद मुजफ्फर हुसैन जो फौत हो चुके हैं या डिफेंडेंट थे, और रिस्पोंडेंट हैं इस जो केस में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं हाई कोर्ट में, और उनकी जो बेवा थी रती मुजफ्फर हुसैन। लेकिन दौरान आर्गूमेंट्स अदालत की राय में ये बात साबित हो चुकी है या सामने आ चुकी है कि कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहें जिसकी डेट 28 अक्टूबर 1974 हो, वो किसी भी सूरत में एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हाँ जी, अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है तो वो एक रसीद है जो कि 28 जून 1974 है, जिसको एग्जिबिट P1 पहले भी डिक्लेयर किया गया। अब उसी के बार बार जब जिक्र होगा तो इसे एग्जिबिट P1 से मुराद वो रिसीट है, जहाँ पे मुजफ्फर हुसैन जो कि फौत हो चुके हैं, जो रिस्पोंडेंट है, उन्होंने एडमिट किया इस बात को कि जो 20,000 रुपया वो एडवांस के तौर पर एक पोर्शन ऑफ प्लॉट नंबर 37E1 जो गुलबर्ग 3 लाहौर का है उसके लिए उन्होंने वसूल किए। 10,000 रुपया इस अमाउंट में से बजरिया चेक वसूल किया गया, और बाकी जो 10,000 रुपया है वो कैश की सूरत में वसूल किया गया, और जो बैलेंस अमाउंट था 40,000 रुपये वो जब रजिस्ट्रेशन के मौके पर अदा करने थे। फिर ये जो चेक नंबर है 238445 डेटेड 28 जून 1974, उस सिलसिले में जो चेक था उसको एग्जिबिट किया गया PW7 के जरिए से एग्जिबिट 1, जो कि मुनव्वर अहमद PW7 थे, जो कि UBL के बैंक ऑफिसर थे, जिसमें ओरिजिनल वो चेक जिस बैंक का था उन्होंने उधर आकर गवाही दी थी। फिर जो लंदन कौंसल थे एपिलांट की तरफ से, उन्होंने ये आर्गुमेंट अदालत के सामने पेश किया कि रती मुजफ्फर हुसैन को जो चेक दिया गया था वो उस पर पेइज अकाउंट ओनली लिखा गया था, जो कि हबीब बैंक गुलबर्ग ब्रांच लाहौर से रती मुजफ्फर हुसैन के अकाउंट से ही उसको कैश कराया गया। पेज अकाउंट ओनली से बेटा ये मुराद होता है कि फर्दर ये निगोशिएबल या ट्रांसफरेबल नहीं रहता। अब रतीब जफर हुसैन का नाम है तो फर्दर इसे इंडोर्स नहीं कर सकती, ये उन्हीं के अकाउंट में ही पैसा जमा होना था। फिर साथ ही पैरा नंबर 5 में जब अदालत अब जिक्र करती है कि एपिलांट की तरफ से और क्या आर्गुमेंट आए,
तो उन्होंने बताया कि रतीब मुजफ्फर हुसैन अपनी जो स्टेटमेंट है, जो कि बतौर उन्होंने डिफेंस विटनेस नंबर 4, जो कि 29 मई 2000 को रिकॉर्ड की गई जब हाई कोर्ट की तरफ से रिमांड हुआ था दोबारा सिविल कोर्ट में, उन्होंने इस चेक को सिरे से इनकार ही कर दिया वसूल करने से, और ये भी कहा कि हबीब बैम लिमिटेड गुलबर्ग लाहौर में तो उनका कोई अकाउंट ही नहीं है। तो इस बना के ऊपर एप्लेंट ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी सिविल कोर्ट में, डेटेड 16 मार्च 2001 को, कि हबीब बैम लिमिटेड की तरफ से अब रिकॉर्ड को मंगाया जाए किसी मजाज ऑफिसर के थ्रू, जिसको फिर इस बात को प्रूव करने के लिए कि रदती मुजफ्फर हुसैन का उधर अकाउंट भी मौजूद है, और चेक जो इनकैश हुआ था वो उसी के ही अकाउंट से हुआ था। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर डेटेड 17 अप्रैल 2001 को उसको गैर कानूनी तौर पर इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर लिया। और जब प्लेंटिफ जो थे और जब एपिलांट थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में, उनमें भी जब ग्राउंड ऑफ मेमो जो था, एफ जो उसका ग्राउंड था मेमो ऑफ अपील का, उसमें भी उधर उसको असेल किया गया था इस ऑर्डर को, जो डिसमिस की गई थी एप्लीकेशन। लेकिन उस अदालत में आर्ग्यू भी मैटर को किया गया था, लेकिन फर्स्ट एपलेट कोर्ट ने कोई इसके मुतालिक कोई अपनी फाइंडिंग ही नहीं दी, जिसकी बिना के ऊपर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। साथ ही साथ जो एपलेंट के वकील थे, उन्होंने और ये भी अदालत के सामने आर्गूमेंट पेश दलील पेश की कि जो कि एपिलांट्स ने जो समनिंग ऑफ रिकॉर्ड हबीब बैंक गुलबर्ग लिमिटेड लाहौर के लिए जो एप्लीकेशन दी थी, तो जो रिकॉर्ड का मंगाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सूट के दुरुस्त फैसले के लिए। तो इस बुना के ऊपर जो एपिलांट या ओरिजिनल जो प्लेंटिफ थे, उनकी ये जो इस्तदा है अदालत के सामने कि मुजाज अफसर हबीब बैंक का उसको सम्मन किया जाए, ताकि उसके रिकॉर्ड के साथ, ताकि रती मुजफ्फर का उधर अकाउंट मौजूद है और चेक इन कैश हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस बात के ऊपर कोई फाइंडिंग रिकॉर्ड हो सके, जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो सकी। और फर्स्ट एपलेट कोर्ट ने हमारी जो अपील को अब नहीं उसके ऊपर इलीगली जो डिसमिस किया है, तो इससे मटेरियल इरेगुलरिटी क्रिएट हो चुकी हुई है। इस बिना के ऊपर हाई कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 41 रूल 27 के जरिए से हमारी इस प्रेयर को अलाउ करे। फिर नेक्स्ट जो लर्न काउंसिल थे एपीलेंट की तरफ से, उन्होंने एक और आर्गुमेंट पेश किया कि जो लंदन ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस की थी एप्लीकेशन एपिलांट्स की, जो इसका अभी जिक्र हो रहा है, वो कानून की गलत बुनियाद के ऊपर उन्होंने की, क्योंकि कोई भी एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड करने के कोई भी ऐसा असूल है वो उन्हें मना नहीं करता था। क्योंकि आल्दो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी ना कि आप फर्दर एविडेंस को रिकॉर्ड करें, जो कि अपील में उन्होंने एनेक्स्चर दिया हुआ है कि इन गवाहों को हम रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था क्योंकि ये जो एविडेंस एडिशनल एविडेंस थी, ये तो हमारे केस को सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और कि इस केस के दुरुस्त फैसले के लिए इस पे लाजमी रिलाय कहा करना चाहिए था। इस बुनियाद के लिए उन्होंने जो एपिलांट के वकील थे ऑर्डर 18 रूल 2 एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सीपीसी को बतौर आर्गुमेंट या अथॉरिटी पेश किया था लाहौर हाई कोर्ट के अमेंडमेंट के जरिए से, जिसे इंसर्ट किया गया। जो एपलेंट के वकील थे, उन्होंने और दलील दी कि जो ऑफिशियल विटनेसेस को, जो कि उस लिस्ट में विटनेसेस में मौजूद नहीं थे, तो किसी तरह से भी अदालत को नहीं रोकता, क्योंकि अदालत किसी भी स्टेज के ऊपर किसी भी गवाह को बुला सकती है अगर वो समझे कि दुरुस्त फैसले के लिए इस गवाह का होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो फिर जो प्लेंटिव साइड से या डिफेंडेंट साइड से जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस पेश किया सिर्फ उन्हीं को ही बुलाएगी। तो जो एपीलेंट के वकील थे, उन्होंने जो केस साइट किया इस मतमा नज़र में गुलाम जोहरा वर्सेस नज़र हुसैन था। अब पैरा नंबर 6 में इन्हीं पॉइंट के ऊपर अदालत बयान करती है कि रिस्पोंडेंट्स जो कि डिफेंडेंट भी थे इस सूट में, उनके जो वकील थे उनके क्या दलाइल थे। तो पहले नंबर तो उन्होंने ये दलील पेश की कि बैंक का रिकॉर्ड जो मंगाने के लिए लंदन ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसको कभी चैलेंज ही नहीं किया गया, क्योंकि ऑल्दो मेमोरेंडम ऑफ अपील के पैरा एफ में उसका जिक्र मौजूद है, लेकिन इस ऑर्डर को ना तो इनफैक्ट चैलेंज किया गया,
और ना ही रिकॉर्ड से कोई या किसी और एफिडेविट से ये बात सामने आती है कि इस इस जो फैसला था ट्रायल कोर्ट का डिसमिस करने का एप्लीकेशन, उसको किसी मौके पर चैलेंज किया गया है या उसके लिए कोई दलाइल पेश किए गए या आर्ग्यू पेश किया गया है कभी भी फर्स्ट एपलेट कोर्ट के सामने। तो उनकी राय में अब इस इतनी ज़्यादा लेट स्टेज है, जब सेकंड अपील है, रेगुलर सेकंड अपील है हाई कोर्ट के सामने, इस मौके के ऊपर इनको ये अलाउ नहीं किया जाए। फिर पैरा नंबर 7 में दोबारा ऑन मेरिट्स में दलाइल पेश कर रहे हैं एपिलांट या ओरिजिनल जो प्लेंटिफ थे कि जो महमूद अहमद जो कि PW1 प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 के तौर पर, नसीरुद्दीन प्रोसिक्यूशन 2 और मुनव्वर अहमद प्रोसिक्यूशन विटनेस 7 जो थे, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट P1 के उनकी गवाही की रोशनी में प्रूव हो चुका है किसी भी डाउट के बगैर। और मुजफ्फर हुसैन जो कि डिफेंडेंट थे और बतौर गवाह भी पेश हुए डिफेंस विटनेस के तौर पर, उन्होंने एडमिट भी किया हुआ है कि इस रिसिप्ट पर अमल किया गया था। इसलिए जो निचली दो अदालतें हैं उन्होंने गैर कानूनी तौर पर और मटीरियल इरेगुलरिटी का इजहार करते हुए अपीलेंट्स के हक में जो सूट को इंटरटेन नहीं किया बल्कि उसको डिसमिस कर दिया, वो इलीगल है। एपिलेंट के वकील ने फाइनली जो दलील दिए कि मुजफ्फर हुसैन जो कि रिस्पोंडेंट है, फौत हो चुके हैं, उनकी जो गवाही रिकॉर्ड की गई थी सिविल कोर्ट में, उस गवाही के दौरान में उन्होंने माना है कि चेक वसूल किया गया था, उसको इनकैश कराया गया था। इस बिना के ऊपर जो सेक्शन 118 है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसकी राय उसकी रोशनी में एपिलांट के फेवर में ये बात जाती है कि जो चेक है वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन नेमुल बदल के तौर पर था। अब ये जो बर्डन है प्रूफ का, ये रिस्पोंडेंट पर शिफ्ट हो चुका हुआ है कि वो साबित करें कि ये जो चेक दिया गया था ये किसी कंसिडरेशन के या कीमत के बदले में नहीं था। एपिलान के वकील ने फर्दर ये बात पेश की कि हम जब गौर से देखें सेक्शन 123A ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की प्रोविजन को, तो उसमें साफ ये बात बयान कर दी गई है कि जब एक क्रॉस चेक, जिस तरह पेज अकाउंट ओनली लिखा है ना, क्रॉस चेक होता है तो नॉन निगोशिएबल है, तो वो एक नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, फर्दर इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और वो अकाउंट ऑफ द पेई के थ्रू ही इन कैश हो सकता है। तो इस बिना पर ये कहना कि इमरती मुजफ्फर हुसैन के अलावा किसी और के अकाउंट से वो कैश किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आखिर में ये दोबारा दलील पेश की गई थी कि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट तो पार्टीज के दरमियान में मौजूद नहीं है, लेकिन फॉर्मली साइंड कॉन्ट्रैक्ट की गैर मौजूदगी किसी तरह से भी एपिलांट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी सी करने के से डिसइंटाइटल नहीं करती, उनका हक फिर भी मौजूद रहता है। क्योंकि अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द पार्टीज कपल्ड विद द सराउंडिंग फैक्ट्स, यानी कि इम्प्लाइडली अगर साबित हो सकता है, तो फिर साइंड कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आप लोगों ने देखा है कि बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इम्प्लाइडली भी एग्रीमेंट हो सकता है। इस जिम्मन में जो लंदन काउंसिल ने केस पेश किया था, ब्रिटिश केस था 1877 का, अलेक्जेंडर ब्रॉकडन वर्सेस डायरेक्टर्स ऑफ द मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। दूसरी तरफ अब जो अपिलेंट के वकील के दलाइल के जवाब में जो रिस्पोंडेंट के वकील ने दलील पेश की कि आल्दो कभी भी इनके दरमियान में कभी भी कोई एग्रीमेंट टू सेल पार्टीज के दरमियान में एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ना वो मौजूद है। और जो एग्जिबिट P1 जो रिसीट है, वो कानून की किसी भी शिक से या किसी भी इमेजिनेशन के जरिए से उसको एग्रीमेंट नहीं समझा जा सकता, खास तौर पर जब हम देखेंगे सेक्शन 2B ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्योंकि एग्रीमेंट ही है जो कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जरिए से इन्फोर्स हो सकता है, तो एग्रीमेंट ही नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो निचली अदालतें थे उन्होंने दुरुस्त तौर पर एपिलेंट के सूट को फाइल और उस सूट को और उसकी अपील को उन्होंने डिसमिस किया है। क्योंकि इस बात को शो करने के लिए कि क्या चीज़ एग्रीमेंट है जिसे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ज़रिए से इन्फोर्स कराया जा सकता है,
तो रिस्पोंडेंट के वकील ने केसेस पेश किए थे, मुसम्मा बरकत बीबी वर्सेस मोहम्मद रफ़ीक और मेहरान शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस सिंध शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड थ्रू चेयरमैन। रिस्पोंडेंट के वकील ने और आर्गुमेंट ये भी दिया कि एपिलेंट और प्लेंटिफ था, उन्होंने अपना केस अपनी ही एविडेंस या शहादत की बुनियाद पर साबित करना था, और अगर डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट की तरफ से कोई ऐसी शहादत पेश की गई है जिसमें कुछ कमियां हैं, तो वो उसका सहारा नहीं ले सकते, जिस जैसे कि एपिलेंट कोशिश कर रहे हैं मुजफ्फर हुसैन रिस्पोंडेंट की गवाही की सूरत में। इस बिना के ऊपर जो केसेस पेश किए गए एज अथॉरिटी मेजर रिटायर्ड सैयद बाकर हुसैन शाह वर्सेस मुसम्मा राशिदा बेगम। फर्दर एक और दलील रिस्पोंडेंट साइड से पेश की गई कि सिर्फ जो रिसीट है उसकी बुनियाद के ऊपर जो एपेलेंट है वो किसी तौर पर एक वैलिड एग्रीमेंट टू सेल पार्टीज के दरमियान में उसकी एग्जिस्टेंस को साबित नहीं कर सका। और आखिर तौर पर दलील ये थी कि इस अदालत को चाहिए कि जो एक जैसी ही फाइंडिंग है, कंकरेंट फाइंडिंग, यानी कि देखे ना, सूट को अलाउ नहीं किया या उसके हक में डिक्री नहीं दी सिविल कोर्ट ने, और अपील भी डिसमिस हो गई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में। तो दो अदालतों के फैसले की मौजूदगी में जब उन्होंने अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की सेक्शन 100 सेक्शन 101 सीपीसी पे, तो इस बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट को भी चाहिए कि वो उनकी इस के खिलाफ फाइंडिंग देते हुए स्लो करे, अच्छी तरह चीज़ों को जेर गौर लाए। इस बिना के ऊपर केस जो पेश किया था वो फजल रहमान वर्सेस आमिर हैदर एंड अदर्स, और अमजद शरीफ काजी वर्सेस समीउल्लाह फरीदी वगैरह। पैरा 9 में हाई कोर्ट अब तमाम आर्गुमेंट्स ऑफ पार्टीज को बयान करती है कि मैंने उनको अच्छी तरह से दलीलों को सुन लिया, उनको गौर लाया गया, और साथ ही साथ जो मेरे पास सामने मटेरियल मौजूद है, ओबियसली वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की शक्ल में है, और साथ साथ ओरल टेस्टिमनी जो रिकॉर्ड की गई और उसके ऊपर जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। तो अदालत फिर अब अपना फैसला सुनाने की तरफ बढ़ती है। तो अदालत कहती है, हाई कोर्ट, कि मेरे अब पॉइंट पास दो पॉइंट्स हैं जो कि जेर गौर है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ही वो फैसला करेगी। तो बकौर जज साहब, पहला जो पॉइंट था उनके सामने कि जो एग्जिबिट P1 रिसीट है, क्या वो एग्रीमेंट कहा जा सकता है उसको, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 को देखें और उसकी बुनियाद को ऊपर उस एग्रीमेंट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जा सकती है। और दूसरा जो अदालत के सामने पॉइंट था कि जो रिसीट है वो इस बात को साबित करती है कि वो किसी कंसिडरेशन के तौर पर पेश की गई थी, और अगर ये साबित हो जाती बात तो उसका फिर इफेक्ट क्या है। अब पैराग्राफ 11 में अदालत बयान कर रही है कि वो एडमिट करती इस बात को कि फॉर्मल एग्रीमेंट टू सेल की तर्ज पर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो पार्टीज के दरमियान में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और ना ही ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, ना ही एपेलेंट इसे प्रूव कर सकता है। इस बिना के ऊपर अदालत मानती है कि जो एपेलेंट का स्टांस था कि कंप्लीटेड एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, जो कि ये रसीद की शक्ल में था, उस रसीद पे ना तो कोई शराइत बयान की गई हैं, और ना ही उस पे कोई अंगूठा या सिग्नेचर मौजूद है। जो को डिफेंडेंट था या रिस्पोंड डिफेंडेंट नंबर 2 थी रती मुजफ्फर, और जो सैयद अहमद जो एपिलांट है इस वक्त, जो कि ओरिजिनली प्लेंटिफ थे, जो कह रहे थे कि मेरे हक में ये प्लॉट का सौदा हुआ है, उसके भी उस पे कोई ना थंब इम्प्रेशन ना सिग्नेचर मौजूद है। अब अदालत की राय में ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है कि कोई भी वैलिड एग्रीमेंट बनाने के लिए दो पार्टीज का होना ज़रूरी है, यानी कि प्रोमिसी एंड प्रोमिसर, जो कि एग्री करें अपनी फ्री कंसेंट के साथ एक लॉफुल ऑब्जेक्ट और एक लॉफुल लीगल कंसिडरेशन के लिए, जो कि सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिक्वायरमेंट है। जबकि मौजूदा केस में जो पहली ही कंडीशन है, यानी कि टू पार्टीज का मौजूद होना, वो ही सिरे से मुकम्मल नहीं है, और जो रसीद है वो सिर्फ सिग्नेचर रखती है मुजफ्फर हुसैन डिसीज या रिस्पोंडेंट के। फर्दर जो एग्रीमेंट है जिसको सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन A, B, C ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बयान किया गया है, उससे मुराद है कि ऑफर या प्रपोजल एक बंदे की तरफ से आए और जिसको एक्सेप्ट किया जाए या उसको एक्सेप्ट करने की विलिंगनेस शो की जाए दूसरी पार्टी की तरफ से।
और इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ गैर मौजूद हो, यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस में से, तो फिर हम नहीं कह सकते कि एग्रीमेंट मुकम्मल हो चुका हुआ है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुसलमा बरकत बीबी वर्सेस मोहम्मद रफ़ीक 1990 SCMR 28 में डिसाइड किया था, जो कि दाल की वर्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की। ओनली एन जो कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि एक ऑफर और एक्सेप्टेंस की बुनियाद पर हो, उसी के जरिए उसी को ही एक सूट पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जरिए से इन्फोर्स किया जा सकता है। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें और चीज़ें हों प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के अलावा, तो उसको हम एक एग्रीमेंट की ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते, जिसकी बुनियाद पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को अलाउ किया जा सकता है। फर्दर अदालत ने बयान किया कि मेहरान शुगर मिल लिमिटेड वर्सेस सिंध शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड थ्रू चेयरमैन, जो 1995 कॉर्पोरेट लॉ के 707 सिंध हाई कोर्ट का है, उसमें जो एक सिंगल जज थे सिंध हाई कोर्ट ने, उन्होंने जो फैसला दिया था, रेशो हेल्ड की थी कि सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर कर लेना किसी भी लिहाज से एक वैलिड एग्रीमेंट कानून की नज़र में नहीं हो सकता, जब तक कि उस एग्रीमेंट को फाइनलाइज ना किया जाए, उसकी कोई लीगल या उससे कोई भी हक जो है वैलिड वो अराइज नहीं होता प्लेंटिफ के हक में, उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद के ऊपर। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यही है कि हम इसके ऊपर फर्दर, अभी हमने बातचीत की और फर्दर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे कोई लीगल रिलेशन या राइट और ड्यूटीज अराइज नहीं होती। अदालत अब इस बुनियाद के ऊपर अपना राय बयान कर रही है कि इस वजूहात की बिना के ऊपर अदालत सेटिस्फाई है कि जो रिसीट है वो ना ही रिक्वायरमेंट्स जो एग्रीमेंट की हैं, जो सेक्शन 2A B C ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में बयान की गई है, उसको साबित करती है, और ना ही जो सुप्रीम कोर्ट का केस था बरकत बीबी वाला या सिंध हाई कोर्ट का केस था जिनका ऊपर जिक्र हुआ है, उस हवाले से वो एग्रीमेंट के जुमरे में नहीं आती। अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा भी समझा जाए तो एक अंडरटेकिंग ही समझा जा सकता है, जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बराबर नहीं है। क्योंकि और ख़ास तौर पर जो ये रसीद थी, ना ही तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज बयान करती हैं कि कौन कौन पार्टीज है इस एग्रीमेंट के, और ना ही उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट की बयान करती है। फिर अदालत की राय में ये जो रिसीट है इस पे कुछ चेंजिंग भी की गई है, जिस तरह से 1 कनाल 5 मरला के जो अल्फाज ऐड किए गए हैं, वो डिफरेंट पेन और डिफरेंट इंक का इस्तेमाल किया गया है। बैलेंस 40,000 रुपीज़, और जो 48,000 रेट जो बयान किया गया था ड्यू ऑन रजिस्ट्रेशन, इसी में भी इसी तरह से लगता है कि ये बाद में उस रसीद में शामिल किए गए हैं। अब नेक्स्ट अदालत कह रही है कि एक और क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट, यानी कि मुजफ्फर हुसैन अगर चाहता, तो वो इस जो रिसीट है इसकी मौजूदगी में अगर वो कोई फाइल सूट फाइल करता, तो क्या एप्लेंट के खिलाफ, तो क्या इसी तरह से वो जो रिसीट है उसको एक मुआहदे की शक्ल में समझा जाता, और उसकी बुनियाद के ऊपर उसके हक में कोई फैसला होता। ठीक है, क्योंकि ना तो उस पे तो एप्लेंट का नाम ही कहीं पे जिक्र नहीं है जो कि ओरिजिनल प्लेंटिफ थे। तो अब अदालत जो फाइनल एनालिसिस करती है एग्जिबिट P1 के मुताबिक, उसको अदालत ने डिक्लेयर कर दिया कि सेक्शन 2 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसके मुताबिक नो एग्रीमेंट है। इसी बुनियाद के ऊपर फिर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट भी डिक्री नहीं हो सकता, ना ही फाइल हो सकता था तो सूट भी नहीं हो सकता था, इसी बुनियाद के ऊपर वो मेंटेनेबल भी नहीं है। फर्दर पैरा 12 में अदालत बयान करती है कि जो लंदन काउंसिल फॉर द एपिलेंट थे, उन्होंने जो हाउस ऑफ लॉर्ड की जजमेंट पेश की थी, अलेक्जेंडर ब्रॉकडन वर्सेस डायरेक्टर्स ऑफ द मेट्रोपॉलिटन कंपनी, 1877 का केस है, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर कि कोई फॉर्मली एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट इन राइटिंग मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए अगर पार्टीज का कंडक्ट ही हो तो उस बुनियाद के ऊपर। लेकिन अदालत की राय में कि जब हम रिसीट एग्जिबिट P1 उस रिसीट का जिक्र करें, चेक का वसूल करना पड़े, और ओरिजिनल सेल डीड जो एपिलांट के हक में LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जारी की थी, जो कि ऑल दो अदालत के सामने एग्जिबिट नहीं की गई, वो किसी तरह से भी विलिंगनेस जो है शो नहीं करती एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, जो कि रिक्वायरमेंट है सेक्शन 2 सब सेक्शन D ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसी बुनियाद के ऊपर अदालत कहती है
कि जो अगर कोई जो सूट फाइलेबल हो जे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिबिट P1, तो वो मेंटेनेबल हो सकता था अगर उसको हम किसी तरह से समझे कंडक्ट को करें, जो कि एप्लेंट की थी। ये कंटेंशन एप्लेंट चाहता था कि इसको किया जाए। अब उसके जवाब में ये जो सारा दलील पेश की थी एप्लेंट ने, उसके जवाब में अदालत कह रही है कि हाउ अदालत किसी भी तरह से कन्विंस नहीं है एप्लेंट के वकील के इस दलील से, सिंपल इस रीज़न की बुनियाद के ऊपर कि हाउस ऑफ लॉर्ड की जजमेंट जिस पे वो रिलाय कर रहे हैं, एक तो वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है इंग्लैंड में, उस वक्त 1877 की बात है। और इस तरह का कोई भी केस लॉ जो है, वो स्टैट्यूटरी जो शिक मौजूद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसको किसी तरह से उसके ऊपर फौकियत उसको नहीं दी जा सकती। फिर अदालत कह रही है कि जो फैक्ट्स हैं उस जजमेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड के, वो भी हमारे पास सामने जो कंट्रोवर्सी है उससे किस तरह से मेल नहीं खाते, डिस्टिंग्विशेबल हैं। क्योंकि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उस जो ब्रिटिश केस में था, उसमें ना सिर्फ अपनी मेंटल असेंट दी थी, बल्कि वो फिजिकली उस पर उन्होंने कोई काम भी किया था, एक्ट किया था उन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। जबकि जो प्रेजेंट केस है अदालत की राय में, उसमें तो वेंडर्स में से कोई भी, यानी कि रत्ती मुजफ्फर ने ना तो एग्जिबिट P1 उसको साइन किया, ना ही दोनों जो वेंडर्स थे, सेलर्स थे, यानी कि रत्ती और उसका लेट हस्बैंड, उन्होंने कभी अपनी रजामंदी जाहिर की लीगली तौर पर सेक्शन 2B ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक। तो इस बुनियाद के ऊपर जो लंदन काउंसिल की ये कंटेंशन है कि एक्ट ऑफ द पार्टी से एग्रीमेंट का इजहार होता है, वो अदालत ने उसको नहीं माना। पैरा नंबर 13 में अदालत ने बयान किया है कि जो दूसरा पॉइंट है कि जो रिसीट है उसकी एग्जीक्यूशन के मुतलिक, कि ये किसी कंसिडरेशन की वजह से ही थी, और इसके पीछे अदालत की राय में कंसिडरेबल फोर्स मौजूद है लंदन कौंसिल की जो अपीलेंट है उनके आर्गूमेंट में। क्योंकि ये जो मुजफ्फर हुसैन की इम्प्लीकेशन के ज़रिए से ये बात साबित हो चुकी, जो उन्होंने गवाही दी थी ना बतौर डिफेंस विटनेस 1, तो उसमें काफ़ी तजादात भी थे। अब जो एपीलांड की ही आगे फर्दर दलील को अदालत बयान कर रही है कि उन्होंने मुजफ्फर हुसैन की जो टेस्टिमनी थी बतौर DW1, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा तजादात शो किए। कभी वो कह रहे थे जनाब कि चेक रिसीव किया है जब रसीद को मैंने साइन किया था। और फिर ख़ास तौर पे मुजफ्फर हुसैन ने अपनी जो स्टेटमेंट थी अदालत के सामने फर्स्ट इंस्टेंस में, उन्होंने माना कि हमारे दरमियान में कुछ निगोशिएशंस हुई थी, लेकिन कोई एक डिस्प्यूट अराइज हो गया जिसकी बुनियाद के ऊपर ये ट्रांजैक्शन मटीरियलाइज नहीं हो सकी और हमारी जो निगोशिएशन वो ख़त्म हो गई। फिर फर्दर जो एपिलांड के वकील थे, उन्होंने कुछ और पोर्शन दिखाया मुजफ्फर हुसैन DW1 की स्टेटमेंट पे। फिर एपिलांड के वकील की एक और दलील थी, जब उन्होंने शो किया मुनव्वर हुसैन, जो कि PW7 थे, जो कि एम्प्लॉय थे ग्रेड 3 ऑफिसर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, एक्चुअली में जिस बैंक का वो चेक था। क्योंकि जो रती मुजफ्फर हुसैन का चेक तो था हबीब बैंक लिमिटेड गुलबर्ग ब्रांच में, लेकिन वो चेक जब इन कैश होता है तो क्लियरिंग में वो गया था वापस यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, और उसके जो ऑफिसर थे मुनव्वर हुसैन PW7 के तौर पर पेश हुए, उन्होंने उस चेक को अदालत में फिर एग्जिबिट करवाया, और उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि ये रती मुजफ्फर के ही अकाउंट में इन कैश हुआ था। तो जो फिर लंदन एपलेंट जो थे, उनके वकील की जो ये आगे उन्होंने फिर आर्गुमेंट किया कि चेक तो वो था ही हमारा पेज अकाउंट ओनली, और वो फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, यानी कि उसे फर्दर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता 123A जो सेक्शन है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मुताबिक, और वो सिर्फ पेई के ही अकाउंट में जा सकते थे। तो इस बुनियाद के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है कि वो रती मुजफ्फर के ही अकाउंट में गए थे, और रती मुजफ्फर ने कोई भी एविडेंस प्रूव नहीं किया अपनी इस बात को साबित करने के लिए कि उसने ना तो चेक को वसूल किया ना इन कैश कराया, बल्कि उसने तो यहाँ तक कहा कि HBL गुलबर्ग ब्रांच में तो उसका कोई बैंक अकाउंट ही मौजूद नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर एपीलांड के ये आर्गुमेंट थे कि PW7 की जो बैंक रिकॉर्ड के जो सपोर्ट करते हुए उन्होंने जो अदालत के सामने शहादत दी है उसको ड्यू वेट देना चाहिए, और ये बात साबित हो जाती है कि रती मुजफ्फर के ही अकाउंट में
ये पैसे गए थे, और 118 सेक्शन जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उससे जो प्रिजम्पशन रेज होती है कि चेक जो था वो बतौर कंसिडरेशन ही जो एग्रीमेंट था, एग्जिबिट P1 रसीद, उसके ही जवाब में था, या उसके ही फिर अमल दरामद के नतीजे में ही आया। फर्दर जो बात कर रहे हैं कि PW1 महमूद अहमद और बाकी और स्टेट में मुजफ्फर हुसैन DW1 से ये बात साबित हो चुकी है, और किसी और तरदीदी सबूत की गैर मौजूदगी में रिस्पोंडेंट ने कोई पेश नहीं किया कि 10,000 कैश भी वसूल किए गए जब रसीद को साइन किया गया, और 10,000 बतौर चेक के ज़रिए से भी पेश किए गए। इस बात से साबित हो जाती है कि ये एग्रीमेंट टू सेल था, और कंसिडरेशन के नतीजे में ही ये 20,000 पे वसूल किए गए। अब एपिलांट के काउंसिल के आर्गुमेंट्स को पेश करने के बाद पैराग्राफ नंबर 4 में रिस्पोंडेंट साइड की तरफ से जो जवाब भी दलाइल दिए गए, उसको अदालत ने इजहार कर रही है कि उस साइड से काफ़ी ज़्यादा सख्ती से आर्गुमेंट पेश किए गए कि एपिलांट ने अपना केस जो प्रूव करना है वो अपनी एविडेंस की बुनियाद पर पेश करना है, और रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट की तरफ से अगर कोई एविडेंस है जिसमें कोई गलती है, उसका वो सहारा नहीं ले सकती, क्योंकि उसने अपना जो क्लेम साबित करना था, प्लेंटिफ ने या एपिलांट थे आप जो, तो वो ऑरल एग्रीमेंट जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से एक शहादत देनी थी। रिस्पोंडेंट के वकील ने फर्दर ये दलील पेश की कि एपिलांट के ऊपर ही एक प्रिजम्पशन जो है अलाउ बनती है कि उन्होंने अब इस बात को साबित करना है, क्योंकि हैवी बर्डन उन्हीं के ऊपर है, कि जो विदाउट रीजनेबल डाउट कि जो 118 की प्रिजम्पशन है, सेक्शन 118 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो उसी सूरत में अराइज हो सकती है जब किसी भी डॉक्यूमेंट को एडमिट किया जाए या उसे लीगल एविडेंस के जरिए से प्रूव किया जाए। तो इस मकसद के लिए तीन अथॉरिटीज का सहारा लिया। अब 15 पैराग्राफ में अदालत इन आर्गूमेंट को सुनने के बाद इनके जवाब में अपना जो राय पेश करेगी कि मैंने इन तमाम दलाइल को काफ़ी ज़ेर गौर लाते हुए देखा है और एविडेंस को भी गौर किया है, और मैं जो एपिलांट के वकील के दलाइल हैं उनसे एग्री करने पर मजबूर हूँ, या मेरा रुझान उस मजबूर हूँ कि एपिलांट इस बात को साबित करने में कामयाब हो चुकी हुई है कि रसीद की एग्जीक्यूशन हुई थी, और एक रसीद के तौर पर, ऑल्दो वो एग्रीमेंट के तौर पर तो उसे साबित नहीं हो सके, और 20,000 रुपये जो कंसिडरेशन गई थी रिस्पोंडेंट की तरफ, 10,000 कैश में जो कि मुजफ्फर हुसैन ने वसूल किए, और 10,000 जो चेक के जरिए से रती मुजफ्फर हुसैन के अकाउंट में गए जरिए चेक, और PW7 की भी जो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के ऑफिसर थे उनकी गवाही भी वहाँ पे मौजूद है, जिसमें चेक में लिखा हुआ था पेज अकाउंट ओनली, उसे इन कैश कराया गया, तो वो रती मुजफ्फर के अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट में इन कैश हो ही नहीं सकता था, जो उनका अकाउंट था हबीब बैंक लिमिटेड गुलबर्ग ब्रांच में। और सिर्फ अगर रत्ती इस बात को जुबानी तौर पर इनकार कर दे कि मेरा तो अकाउंट ही मौजूद नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एपिलेंट पेश करने में कामयाब हो चुके हैं, और साथ ही साथ जो सेक्शन 123 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, तो इन दोनों की रोशनी में ये बात साबित हो गई है कि किसी और रतीब के अलावा किसी और के अकाउंट में ये पैसे नहीं गए हैं। तो अदालत की राय में जो पैरा नंबर 10 में उन्होंने पॉइंट नंबर 2 था उसका जवाब अब मिल चुका हुआ है। तो अदालत ने अब जो कहा कि फर्द जो ऊपर बातों से जो नतीजे पे तौर पर आई हैं, तो मेरी अदालत की राय में कोई ऐसा ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। जब प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन दी थी कि हबीब बैंक लिमिटेड गुलबर्ग ब्रांच का भी रिकॉर्ड मंगाया जाए जिससे वेरिफिकेशन हो सके रती मुजफ्फर हुसैन का अकाउंट वहाँ पे मौजूद है। अदालत ने फर्दर ये हेल्ड किया कि जो रिस्पोंडेंट्स थे, यानी कि लेट मुजफ्फर और उसकी बीवी रती, वो 20,000 की रकम को 1974 से इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि एप्लेंट से उनका वसूल करना साबित हो चुका है औरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ज़रिए से। इसलिए अदालत ने ये फैसला किया कि एप्लेंट है, उसकी इंटाइटलमेंट है कि वो इस 20,000 को प्रॉफिट के साथ उनसे वसूल कर सके, जो कि 1974 से वो इस रकम का इस्तेमाल करते हो रहे हैं।
साथ ही साथ अदालत ने बताया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि 1974 से 2008 तक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन वैल्यू की करेंसी की हो चुकी हुई है, यानी कि करेंसी की कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हुई है, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो चुकी हुई हैं। तो इस बिना के ऊपर अदालत ने कहा कि जो इंटरेस्ट के तौर पर ये जस्टिस का इंटरेस्ट है, कि जो रिस्पोंडेंट साइड है वो 20,000 की रकम को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हुए जो कि 4 लाख रुपया बनती है, वो इनको वापस करें। आल्दो अदालत की राय में कि जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की जो इन डिस्प्यूट थी वो इससे कई गुना फिर भी ज़्यादा है। फिर अदालत ने पैराग्राफ नंबर 16 में बात की कि नतीजे के तौर पर जो इशू नंबर 5 है और 6 है, उनका जो जवाब है वो एपिलेंट के खिलाफ ही आता है। अब इशू नंबर 5 को अब करें कि एग्रीमेंट साबित हो तो आया वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस पर हो सकती है, और इशू नंबर 6 था कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है तो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अदालत करवाएगी। तो साथ ही साथ लेकिन इन द अल्टरनेटिव अदालत ने कह दिया कि वो ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो था इसको कन्वर्ट करिए सूट फॉर रिटर्न ऑफ अबव मेंशन अमाउंट, जो कि 20,000 पे है, जिसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 4 लाख रुपया कर दिया गया, जो कि अदालत की राय में ऑर्डर 41 रूल 33 जो सीपीसी है वो अदालत यानी कि हाई कोर्ट को इस बात की इजाज़त देता है। फिर अदालत ने जो रिलीफ दिया वो ये लास्ट पैराग्राफ जो 17 है उसके 3 अदालत ने रिलीफ दिए एपिलांट को, जो कि प्लेंटिफ थे, कि जो दोनों अदालतें पीछे की थी, यानी कि सिविल कोर्ट और सिविल जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उनके फैसले जो थे जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था और जो डिसमिस की थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने अपील, तो अदालत ने उनको अपहेल्ड करार दे दिया। लेकिन साथ ही साथ अदालत ने जो सूट फोर्स यानी कि एग्रीमेंट ही नहीं था तो उसका कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बिना के लिए उनका कोई राइट, प्लेंटिफ जो आपके एपिलांट थे इस केस में, कोई राइट उनका नहीं बनता। दूसरे नंबर पर अदालत ने डिक्लेयर किया या ऑर्डर किया कि जो एपिलांट ने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट किया था वो उसको तब्दील कर रही है सूट फॉर रिटर्न ऑफ 20,000 रुपीज़, और इसी बुनियाद के ऊपर जो अमाउंट डिक्री की जाती है 4 लाख रुपया एपिलेंट को, और रिस्पोंडेंट के खिलाफ, यानी कि रिस्पोंडेंट की जिम्मेदारी है कि वो एपिलेंट को 4 लाख रुपया दें। तीसरे नंबर पे अदालत ने कहा है कि रिस्पोंडेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर ये सिविल कोर्ट में 15 ऑफ दिसंबर 2007 तक इस रकम को जमा करा दें। अगर वो इस रकम को जमा नहीं कराते तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और इस सूरत में अगर फिर भी जमा नहीं कराते तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी करके ये रकम एपिलांट को या प्लेंटिफ जो ओरिजिनल थे उनको दिलाई जाए। साथ ही साथ फोर्थ नंबर पे अदालत ने ये रिलीफ दिया जिसे इंजंक्शन या स्टे ऑर्डर कहते हैं ना, कि जब तक ये 4 लाख रुपए की जो डिक्रीड अमाउंट है ये एपिलांट की तरफ से एपिलांट को नहीं मिलती रिस्पोंडेंट साइड की तरफ से, तो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है वो किसी भी सूरत में किसी और बंदे को एलिनेट, यानी कि ना वो बेच सकते हैं ना गिफ्ट कर सकते हैं ना किसी और का इस पे राइट अक्रू कर सकते हैं किसी भी लिहाज से। एट एट द एंड अदालत ने कहा कि डिक्री शीट प्रिपेयर किए जाए और इसको डिक्री शीट को अलॉन्ग विद रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट यानी सिविल जज के पास भेज दिया जाए। बेटा ये इस केस से आप थोड़ी गुफ्तगू थी, तो इंशाल्लाह हम क्लास में से मुतलिक और आपके क्वेश्चन अगर हैं उनको देख लेंगे। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज़।